दुख और तकलीफ टीचर को तब होती है जब बच्चा उसका लेक्चर, उसके स्टूडेंट उसके लेक्चर नहीं सुनते हैं और लेक्चर की जगह पर प्रश्न को न समझ के बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं। ऐसा आप मत करिए। गुलिक महोदय के अनुसार, गुलिक महोदय के अनुसार, गुलिक महोदय के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है। गुलिक महोदय के अनुसार, गुलिक महोदय के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है। आप लिख लीजिए तो मैं समझाता हूं। शिवम मिश्रा है ना? गुलिक महोदय के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है जिसमें पारिभाषिक उद्देश्य के लिए, जिसमें पारिभाषिक उद्देश्य के लिए थोड़ा सा रुक जाइएगा। हेलो 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 चलो भाई लिखो। गुलिक महोदय के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है जिसमें पारिभाषिक उद्देश्य के लिए, जिसमें पारिभाषिक उद्देश्य के लिए कार्य को उपविभागों में, कार्य को उपविभागों में व्यवस्थित किया जाता है। कार्य को उपविभागों में व्यवस्थित किया जाता है अथवा कार्य को परिभाषित और संयोजित किया जाता है, अथवा कार्य को परिभाषित एवं संयोजित किया जाता है, अथवा कार्य को परिभाषित एवं संयोजित किया जाता है। अंग्रेजी वाले लिख लें तब। अब हम कुछ ही दिन इंग्लिश बोलेंगे, बाकी अब खाली हिंदी में, नहीं तो हमारा कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गुलिक, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। According to Gulick, organization is the formal structure of power in which work is organization into subdivision, in which work is organized into subdivisions, defined and organized for the purpose of definition. अब गुलिक महोदय को समझिए। गुलिक महोदय कहना चाहते हैं कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। औपचारिक ढांचा, औपचारिक उसे कहते हैं जो विधिपूर्ण होता है और जो विधियों के बाहर निर्मित होता है उसे औपचारिक कहते हैं। जैसे कोई सामाजिक संगठन खड़ा हो गया, क्षत्रिय संगठन, ब्राह्मण संगठन, यादव संगठन,
यह एक औपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। लेकिन हमारा महाविद्यालय, विधियों में व्यवस्था है कि महाविद्यालयों की स्थापना होगी, भारत सरकार, प्रदेश की सरकार करेगी, तो ये औपचारिक ढांचा है। तो संगठन वही होता है जहां पर प्रशासन का औपचारिक ढांचा होता है, अर्थात फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। वो फॉर्मल होता है, वह विधि द्वारा स्थापित, इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा होता है, उसे हम सत्ता ढांचा कहते हैं। जैसे मुंशी ईश्वर शरण महाविद्यालय, पीजी कॉलेज स्थापित किया गया है, इसकी जो सोसाइटी है प्राइवेट है, सरकार तनख्वाह अध्यापकों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सामान्य प्रशासन का काम निजी क्षेत्र के द्वारा ईश्वर शरण का जो कॉलेज का जो ट्रस्ट है, जो न्यास है, उसके माध्यम से होता है। उसकी एक अपनी गवर्निंग बॉडी होती है, वो सामान्य प्रशासन का संचालन करती है। वैसे जनरल प्रशासन का काम कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ट्रस्ट अधिनियम 1884, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, वही ट्रस्ट अधिनियम आज भी हमारे यहाँ मान्य है। और उस ट्रस्ट एक्ट के अनुसार, जो 1884 का है, कोई भी भारत का नागरिक बेनिफिशियरी अर्थात लोक कल्याण के लिए ट्रस्ट की या न्यास की स्थापना कर सकता है। ट्रस्ट, जिसे हिंदी में हम न्यास कहते हैं, न्यास की स्थापना कह सकते हैं। और उस विधि को भारत सरकार के संविधान ने, भारत सरकार के लेजिस्लेशन ने, भारत सरकार के व्यवस्थापिका ने मान्यता दे रखी है। क्योंकि जब हम देश आजाद हुआ तो बहुत से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, उसे हमने एडॉप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसमें अपेक्षित और आवश्यक संशोधन कर लिया है। तो उस ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार आपका ईश्वर शरण पीजी कॉलेज संचालित होता है, जो आपका एक औपचारिक ढांचा है। उसमें कमरे दिखाई देंगे, प्राचार्य दिखाई देंगे, बच्चे दिखाई देंगे, निर्धारित पद का सोपान है, एक निश्चित हायरार्की है। टॉप मोस्ट हायरार्की पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद सीनियर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर के बाद जूनियर, जूनियर प्रोफेसर के बाद हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ और पीएन, आपके परिचारक वर्ग, ये मिल करके हमारा कॉलेज का एक औपचारिक ढांचा बनता है। तो गुलिक महोदय ने कहा कि संगठन एक औपचारिक ढांचा है, अनौपचारिक ढांचा नहीं। अनौपचारिक ढांचा तो ये हो सकता है कि हम जैसे कुछ बच्चों को इंटरव्यू देना है, पीसीएस का, आईएएस का देना है, तो मैंने एक बना दिया कि मेरे पढ़े हुए छात्र ईश्वर शरण के, वो उनके लिए हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे और एक दिन की क्लास लेंगे कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू को किस तरह फेस करना है। तो ये विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, ये मेरा स्वतः का और विद्यार्थियों से मिल करके एक हम लोगों ने इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से एक संगठन तैयार कर लिया, जो केवल इंटरव्यू की तैयारी कराएगा 2-4 दिनों की, उसके बाद वो संगठन समाप्त हो जाएगा, स्वतः उसकी उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। उसका कोई औपचारिक, वो विधि द्वारा स्थापित नहीं है, विधि में उसका कोई प्राविधान, प्रबंधन नहीं है, इसलिए वो अनौपचारिक है। और विधि द्वारा जो स्थापित होता है वो औपचारिक संगठन है। तो गुलिक ने कहा कि यह अपरोक्ष रूप से, इम्प्लाइडली गुलिक ने कहा कि संगठन, प्रशासन में संगठन एक औपचारिक ढांचा है। और औपचारिक ढांचे के साथ इसमें उद्देश्य परिभाषित किए गए हैं, और इस उद्देश्य को परिभाषित करने के साथ ही साथ कार्य को विभागों में बांट दिया गया है। कोई शिक्षा का काम करेगा, कोई सड़क का काम करेगा, कोई चिकित्सा का काम करेगा। बिल्कुल मंत्रालय इसमें या विभाग, किसके कौन कार्य, विभागों में भी उप विभाग, सारे कार्य आवंटित कर दिए। जैसे गृह मंत्रालय में, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो गृह मंत्रालय में गृह मंत्री पूरे टोटल गृह मंत्रालय का कार्य देख रहा है। 2 राज्य मंत्री हैं, कोई इंटरनल सिक्योरिटी देख रहा है, कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी देख रहा है। तो इस तरह विंग में, विभागों में बांट करके कार्य को सहज बनाना होता है, क्योंकि कोऑपरेशन से ही प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें परिभाषा यह औपचारिक ढांचा होता है, गुलिक ने बताया। इसमें उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है, कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है विभागों, उप विभागों में, और
संयोजन किया जाता है, एक व्यक्ति कार्य का संयोजन करता है, कन्वीन करता है कि किसी कार्य को किस प्रकार कुशलता पूर्वक संपादित किया जाए। प्राचार्य है, प्राचार्य जी हैं कॉलेज के प्रिंसिपल, वो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं चल रही हैं कि नहीं, वो देखते हैं कि साइंस के किसी हर चीज को कन्वीन करना, उसको देखना, सुपरविजन करना संगठन के टॉप मोस्ट हायरार्की का काम होता है। संगठन में के सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे पदाधिकारी का ये उत्तरदायित्व होता है। इसलिए संगठन संयोजन से चलता है, इसी को हमने लिखाया है और यही इसका आशय है। अब कल इसको भूल मत जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखिए, ग्लैडन के अनुसार संगठन, ग्लैडन के अनुसार संगठन, ग्लैडन के अनुसार संगठन पारस्परिक संबंधों का एक प्रतिरूप होता है। ग्लैडन के अनुसार संगठन पारस्परिक संबंधों का एक प्रतिरूप होता है। पारस्परिक संबंधों का एक प्रतिरूप होता है जिसके माध्यम से उद्यम का कार्य संपन्न किया जाता है, जिसके माध्यम से उद्यम का कार्य संपन्न किया जाता है। ग्लैडन के अनुसार संगठन पारिभाषिक संबंधों का एक प्रतिरूप होता है जिसके माध्यम से उद्यम का कार्य संपन्न किया जाता है। इंग्लिश वाले लिख लें, अकॉर्डिंग टू ग्लैडन, GLADDEN होता है ग्लैडन की स्पेलिंग। अकॉर्डिंग टू ग्लैडन, ऑर्गेनाइजेशन इज मॉडल ऑफ interpersonal relations. According to Gladden, organization is a model of interpersonal relations through which the work of an enterprise is accomplished. अब इसको समझ लीजिए। ग्लैडन ने कहा है कि यह एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा प्रतिरूप है जिसमें क्या है, पारस्परिक संबंध है और पारस्परिक संबंध के माध्यम से यह उद्यम के कार्य संपन्न करता है। उद्यम है इंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम क्या है, जैसे हमें साड़ी बनानी है एक फैक्ट्री में, या हमें चीनी बनानी है चीनी मिल में, एक फैक्ट्री में, शुगर मिल में, शुगर की फैक्ट्री में हमें चीनी बनाना है, तो चीनी कहां भी वह एक संगठन है, प्रशासन का संगठन है, उत्तर प्रदेश सरकार का या भारत सरकार का संगठन है। तो इस संगठन में प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कार्मिक क्या होता है, पारस्परिक संबंधों से बंधा होता है। ये पारस्परिक संबंध क्या है, हमारे कॉलेज में अगर मैं संबंध को बताऊं, बहुत संगठन को छोटे स्तर पर समझाने का प्रयास करूं, तो कॉलेज के शीर्ष पर सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं। उसके नीचे सीनियर्स प्रोफेसर और उसके बाद विभाग के कन्वीनर्स, और कन्वीनर्स के बाद सारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम अपने सीनियर से संबंध रखते हैं। यहां पर कोई सीनियर जूनियर सीनियर्स के बीच हम लोग संबंध क्या रखते हैं कि बीए थर्ड ईयर की क्लास कौन पढ़ाएगा, थर्ड ईयर में सेशन कौन पढ़ाएगा, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स कौन पढ़ाएगा,
इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह हम संबंधों और उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं। इन संबंधों के माध्यम से ही हमारा उत्तरदायित्व निर्धारित होता है। संबंध क्या है? हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो हमारा संबंध किससे है? हमारे कन्वीनर से है, डॉक्टर सुमन अग्रवाल से है। सुमन अग्रवाल कहती हैं कि डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी बीए थर्ड ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, बीए फर्स्ट ईयर में आएंगे गवर्नमेंट वाला पार्ट पढ़ाएंगे। तो ये सब निर्धारित होता है। तो ये जहां पर पारस्परिक संबंध होता है वहीं संगठन कार्य कर सकता है। संगठन में एक्टिविटी, संगठन डायनेमिक, संगठन क्रियाशील तभी होगा जब हम पारस्परिक संबंधों से बंधे होंगे। जैसे अब तो हमने स्कूल का उदाहरण देके समझाया, एक और छोटा उदाहरण देके बताता हूं। घर में है, माता जी को मालूम है कि घर में मस्टर्ड ऑयल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि भैया पैसा लो और बाजार जाओ और मस्टर्ड ऑयल ले आओ, सरसों का तेल ले आओ। ये कैसे है? ये कार्य घर में सब्जी बनने का कार्य संपन्न होगा, बिना तेल के वो संभव नहीं है। तो माता जी ने तेल मंगाया, तो ये तेल मंगाया अपने पुत्र से। पारस्परिक संबंध में हर माँ जुड़ी हुई है और ये पारिवारिक, इसी से परिवार की संरचना बनती है जो माता और पिता के स्नेहिल संरक्षण में संपन्न होता है। इस वातावरण को, इस इकोलॉजी को, हम इस परिवेश और पर्यावरण को माता पिता का संरक्षण और गार्जियनशिप कहते हैं, अभिभावकत्व कहते हैं, संरक्षत्व कहते हैं। ये संरक्षा, यह संरक्षत्व कैसे आता है? पारस्परिक संबंध से आता है। माँ कहती है बेटी से कि बेटी थोड़ा सा हाथ बटा दो, किचन में सब्जी बन जाए। तो ये कैसे होता है? ये कार्य संपन्न कैसे होते हैं? पारस्परिक संबंधों से। और जो कार्य संपन्न होते हैं, जो कार्य होता है वह संपन्न हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, वही तो क्या है? वही उद्यम है। शुगर मिल में चीनी का बन जाना, वह पारस्परिक संबंध कहां से शुरू होता है? जनरल मैनेजर, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट, लेबर्स और जा करके, और पारस्परिक संबंध किसान अपने गन्ना लेकर के आता है, जो खड़ी फसल है वो बेचता है, फिर उसको पैसा दिया जाता है। तो ये जो पारस्परिक संबंध है, इसी से हमारा संगठन ढांचा खड़ा होता है। तो थोड़ा सा ग्लेडन उसके और गहराई में जाते हैं, संगठन के आंतरिक पक्ष में झांकते हैं, उसकी अंतरात्मा का दर्शन करते हैं कि आखिर इसका संचालन कैसे होता है। तो उन्हें लगता है कि जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसी के माध्यम से संगठन चलता है। तो ये बात आप समझ गए हैं, फिर आगे लिखिए। क्लियर हो गया ये? जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़िए और खूब ध्यान से यार सुना करो। हम जान के नहीं डांटते हैं, बहुत मुझे कष्ट होता है जब बिना सिर पैर के उत्तर आने लगते हैं। यार अवस्था अब हो गई है, आप बड़े गंभीरता पूर्वक से लेक्चर को पढ़िए, लेक्चर को सुनिए, और उसके पहले जो पहले पढ़ाया गया है भाई कम से कम उसको ध्यान से पढ़िए और पूरा एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। वो बाइंडिंग बाई लॉ है, वो विधि द्वारा चलता है, वह संविधान द्वारा स्थापित होता है। संविधान ने ही भारतीय प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। किसमें किए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में किए हैं। ये आप बीए से पढ़ते आ रहे हो भाई। तो इन चीजों पर एक गहरी दृष्टि होनी चाहिए। संगठन उसी पर, संगठन कोई केवल एक महल नहीं है। संगठन अगर यह महाविद्यालय है तो ईंट गारों की, सीमेंट का, कंक्रीट का जंगल नहीं है, कंक्रीट से खड़े हुए भवन नहीं है। उसमें रिलेशनशिप है, उसमें प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, जूनियर प्रोफेसर हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के, बीए से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट्स हैं। और इसी रिलेशनशिप से ये जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है उसका नाम है ईश्वर शरण पीजी कॉलेज। ये नहीं भूलेगा। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो मेरा दावा है कि अगर आपने ध्यान से, एकाग्रता से सुनी है तो ये बातें कभी भी वो इंटरव्यू बोर्ड तक
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के काम आएगा। और तब आपका उत्तर बहुत शानदार होगा जब एक प्रशासक बनने जाएंगे और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हुए विद्यार्थी की जब वाणी वहां फूटेगी, वाणी का जब प्रस्फुटन होगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट होगा, परिपूर्ण उत्तर होगा, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा और आपका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए होगा। तो इस तरह की तैयारी, यह आकांक्षा, ये सपने लेके पढ़ो और ध्यान से सुनो। ये ध्यान रखो कि जब तक हम किसी चीज को स्थूल और सूक्ष्म, लार्ज और माइन्यूटली अगर जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो अब कब करोगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, प्रश्न को ही समझने का प्रयास करो। और ध्यान रखिए, आईएएस का प्रश्न 80% लोग समझ नहीं पाते हैं, चाहे हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के। बड़ा गहरा प्रश्न पूछता है। मैं बताऊं पिछले साल का उदाहरण, 500 नंबर का निबंध जो आईएएस बना देता है, बाहर कर देता है, उसमें पूछा था कि भारतीय प्रशासन का, निबंध का प्रश्न था, निबंध लिखना था, भारत का प्रशासन विस्तारशील रहा है, इसी पर लिखना था। इस पर विचार करिएगा। और प्रशासन में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं निबंध का ये प्रश्न, यही आईएएस बना देगा या बाहर कर देगा। तो इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, मेरे सबसे, अगर थोड़ा सा भी मेरे मन में सम्मान मेरे प्रति होगा तो सबसे मेरा निर्देश है, गुरु मानते हो तो बहुत ध्यान से सुनो, खूब गुनो, गलतियां होंगी, सही है, डांट फड़काट से चेतना मजबूत होगी, परिष्कार होगा, रिफाइंड होगा, यह भी सही है। लेकिन तुम्हारा ज्ञान शक्ति, तुम्हारी कॉग्निजेंस, तुम्हारे ग्राह्यता की शक्ति इतनी मजबूत हो कि तुम प्रत्युत्तर आज से ही सटीक दे सको, समीचीन दे सको, एकदम ट्रूथ के नियर जाके उसका प्रत्युत्तर दे सको। ये क्षमता विकसित करिए अभी से, बहुत समय बीत चुका है। नेक्स्ट, फिफनर महोदय ने श्रम विभाजन, फिफनर महोदय ने श्रम विभाजन जब अनेक व्यक्तियों के मध्य, श्रम विभाजन फिफनर महोदय के अनुसार कर लीजिए, फिफनर महोदय के अनुसार श्रम विभाजन अनेक व्यक्तियों के मध्य स्थापित किया जाता है तो, अनेक व्यक्तियों के मध्य स्थापित किया जाता है तो, अनेक व्यक्तियों के मध्य स्थापित किया जाता है तो इस संरचना को संगठन कहा जाता है। फिफनर महोदय के अनुसार श्रम विभाजन अनेक व्यक्तियों के मध्य स्थापित किया जाता है तो इस संरचना को संगठन कहा जाता है। हो गया हिंदी वालों का? हिंदी वाले बच्चों का हो गया? ओके, इंग्लिश वाले लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिए, तब मैं तुरंत समझाता हूं। फिफनर सेड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, PFE IFFNER, फिफनर, PFE IFFNER, फिफनर said that the division of labor, Fifner said that the division of labor is established among any people
then the structure is called organization. अब देखिए, आप याद करिए लूथर गुलिक की परिभाषा मैंने लिखवाया है ना कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है जिसमें उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है, कार्यों को उपविभागों में विभाजित किया जाता है, कार्यों को परिभाषित किया जाता है और संयोजित किया जाता है। ठीक वैसे ही परिभाषा फीफनर महोदय ने कहा, उसी को दूसरे रूप में एक्सप्रेस किया, उसी को दूसरे रूप में अभिव्यक्ति दी, एक अन्य अभिव्यक्ति दी संगठन की, और क्या कहा कि संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। श्रम विभाजन क्या है? जिला अधिकारी का काम पूरे जनपद में प्रशासन को सुनिश्चित करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जिला अधिकारी का काम, जिला अधिकारी जिले का सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको हर विभागों का सुपरविजन करने, हर विभाग का निरीक्षण पर्यवेक्षण करने का अधिकार है, हर विभाग को आदेश निर्देश देने का अधिकार है, हर विभाग को कोऑपरेट करने का अधिकार है, हर विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग बिना जिलाधिकारी के अनुमति से नहीं होगा। एक सिपाही और यहां तक कि चौकीदार का भी स्थानांतरण जिला अधिकारी के सहमति के अभाव में पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। तो जिलाधिकारी के सारे कार्य आवंटित किए गए हैं। जिलाधिकारी के श्रम विभाजन में अत्यधिक पावर्स दिया गया है। फिर उसके बाद जिलाधिकारी के बाद एक पद होता है चीफ रेवेन्यू अफसर, जो उसकी अनुपस्थिति में चार्ज लेता है। कहीं कहीं पर उसके जगह पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद बनाया गया, यूपी की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरह उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद एडीएम एक सिटी होता है, एडीएम सिटी के बाद एसडीएम्स होते हैं, एसडीएम के बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। ये रेवेन्यू डिवीजन है। इसमें कार्यों का स्पष्ट श्रम का विभाजन किया गया है। इसी तरह पुलिस विभाग में एसपी, एएसपी, सीओ, एसएचओ, एसओ, एसएसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कांस्टेबल और नीचे के और कर्मचारी। तो पूरा संगठन ये जो खड़ा होता है, चाहे वो पुलिस का संगठन हो, चाहे वो रेवेन्यू राजस्व प्रशासन का हो, जिला अधिकारी का प्रशासन हो, समस्त जगह पर संगठन में श्रम का विभाजन निश्चित होता है। प्राचार्य का काम कॉलेज में देख लीजिए तो प्राचार्य का काम क्या है? एक सामान्य प्रशासन करना। प्रोफेसर्स का काम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को, छात्रों को पढ़ाना, छात्र छात्राओं को पढ़ाना। चपरासी का काम अध्यापकों के लिए अन्य कार्य संपन्न करना। कॉलेज की साफ सफाई का प्रबंधन करना। नॉन टीचिंग जो क्लर्कियल स्टाफ है वो बच्चों के लिए अभिलेख के जितने काम करने हैं, उनके फीस कहाँ जमा होगी, उनको सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, कौन वितरण करेगा, उसके लिए विविध काउंटर बने हुए हैं। तो ये सारा काम एक क्या है? श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का डिवीजन किया गया है, श्रम का विभाजन किया गया है। और जहां श्रम विभाजन होगा, जहां श्रम का विभाजन होगा अनेक व्यक्तियों के मध्य, आप देख ही रहे हैं श्रम का विभाजन विभाग ही बना दिए। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बिल्कुल विभाग। और उस विभाग में फिर कर्मचारियों के मध्य, फिर अलग अलग जिलों में, सेक्टर्स में, अलग अलग सब डिविजन्स में। तो ये क्या है? अलग अलग मंडलों, खंडों में, प्रखंडों में, हर जगह पर श्रम का किसी भी संगठन में पर्याप्त और उपयुक्त विभाजन किया जाता है। किसके मध्य? व्यक्तियों के मध्य। तो इसी जो संरचना बनेगी, जैसे कॉलेज की, आप परिवार की संरचना देखिए। माँ का काम शाम को, गृहिणी का काम है घर का भोजन बनेगा, सब्जी कौन सी बनेगी, माँ करती। पिता का काम परिवार के लिए अर्निंग करना, परिवार के लिए धन का प्रबंधन करना, परिवार के लिए बेटे को निर्देश देना, बेटी को निर्देश देना। सारे कार्य पिता का अपनी भूमिका है, अपना कार्य है, माँ की अपनी भूमिका और अपना कार्य है, बहन की अपनी भूमिका, बड़े भाई की, बड़े भाभी की। ये सारे कार्य जो परिवार की संरचना में होते हैं,
वो अलग अलग कार्य आवंटित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग कार्यों को करता है। और जब अलग अलग कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं कई व्यक्तियों के मध्य, तो ये जो संरचना होती है उस संरचना को हम संगठन कहते हैं। अब सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए। मुनि महोदय के अनुसार मुनि महोदय के अनुसार मुनि महोदय के अनुसार एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव का एकत्रीकरण ही संगठन कहलाता है। मुनि महोदय के अनुसार समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुनि महोदय के अनुसार समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव का एकत्रीकरण संगठन कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चों की क्लास है। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी सर। इंग्लिश वालों की क्लास है। इसमें इंग्लिश जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनकी कोई क्लास चलेगी? कोई इंग्लिश का नहीं है? इंग्लिश लिटरेचर जो ने बीए थर्ड ईयर में ले रखा है? बोलो भाई जल्दी। नहीं है। तो मुनि ने कहा कि एक समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अगर मानव एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। हमारा महाविद्यालय है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्देश्य सबका क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान करना। और जब हम एक जगह ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो वो क्या हो गया? एक संगठन खड़ा हो गया, कॉलेज एक ढांचा हो गया। तो उसे ही क्या कहते हैं? जब हम सभी विद्यार्थी अध्यापक एक जगह एकत्रित हो गए हैं, सबका उद्देश्य क्या है? अध्यापकों का काम है ज्ञान देना, विद्यार्थियों का काम ज्ञान को प्राप्त करना है और अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपने जीवन के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करना है, उतंग शिखर को स्पर्श करना है, अधिकतम सफलताओं को अर्जित करना है। तो यही मुनि महोदय कहते हैं कि किसी संगठन में एक समान उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अगर मनुष्य एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब जो मनुष्य एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। क्लियर? इसी को कहते हैं अकॉर्डिंग टू मुनि, according to the Moni, MOONEY, according to Moni, the organization of human beings for achieve a similar objective. According to Muni, the organization of human being for achieve a similar objective is called organization. सामान्य उद्देश्य के लिए जब व्यक्ति एक जगह संगठित हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम संगठन कहते हैं। एल.डी. व्हाइट के अनुसार
एल डी व्हाइट के अनुसार एल डी व्हाइट के अनुसार एल डी व्हाइट के अनुसार कार्य विभाजन, एल डी व्हाइट के अनुसार कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व का निर्धारण, उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा सहमति के साथ तथा सहमति के साथ तथा सहमति के साथ तथा सहमति के साथ कर्मचारियों की व्यवस्था, सहमति के साथ कर्मचारियों की व्यवस्था संगठन कहलाता है। सहमति के साथ कर्मचारियों की व्यवस्था संगठन कहलाता है। एल डी व्हाइट के अनुसार कार्य विभाजन, पहला काम क्या है? कार्यों का विभाजन हो, डिवीजन ऑफ वर्क, उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य का विभाजन हो, कार्यों के विभाजन के बाद उत्तरदायित्व निर्धारण की ये कार्य यहीं से होगा, इस अधिकारी द्वारा होगा। सहमति के साथ कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कंसेंट हो उसमें। अब मैं बताता हूं, व्यवस्था करना संगठन कहलाता है। जैसे मुझसे कोई पूछे, मेरे कन्वीनर पूछते हैं कि आप कौन से पेपर पढ़ाने का आपको मन करता है, तो मेरा प्रत्युत्तर होता है कि पॉलिटिकल साइंस का कोई भी पेपर दे दीजिए, लेकिन मेरी विशेष रुचि पॉलिटिकल थॉट में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो ऐसे पेपर मुझे प्रायः मिल जाते। इसी तरह ये क्या है? यही कर्मचारी की सहमति है, जिसमें जिसका मन लगता है वो ठीक से। जैसे किसी की सहमति है कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊंगा, तो उसमें उसका मन लग रहा है तो वो तेजी से पढ़ता है, उस दिशा में वो प्रयास करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहमति। उत्तरदायित्व, मेरा उत्तरदायित्व हो गया कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, ये उत्तरदायित्व का है। कार्य विभाजन कर दिया गया कि 3 अध्यापक एक एक पेपर पढ़ा लेंगे, ये कार्य का विभाजन है। उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया, ये है उत्तरदायित्व। और सहमति ले ली गई कि आप क्या पढ़ाओगे, किसमें कंफर्ट हो, किसमें तुम्हें रुचि ज्यादा है, ये सहमति हो गई। और कोई भी संगठन जब इस आधार पर खड़ा होता है, एल डी व्हाइट कहते हैं, तो वो संगठन बड़ा क्रिया, या इसी को हम संगठन कहते हैं। और बड़ी व्यवहारिक परिभाषा प्रस्तुत की एल डी व्हाइट ने। जल्दी से अंग्रेजी वाले लिख लें, इंग्लिश वाले। अकॉर्डिंग टू एल डी व्हाइट, according to L.D. White, according to L.D. White, the division of work, according to L.D. White, the division of work, the determination of responsibility, and the arrangement of employees with consent is called organization. Is called organization. एक दो परिभाषाएं हैं, लेकिन हम आपको एक परिभाषा दिखा के आज की क्लास बंद करते हैं, ताकि आपको बखूबी याद रहे।
चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। According to Chester Bernard, according to Chester Bernard, according to Chester Bernard, organization is the name of an arrangement. According to Chester Bernard, organization is the name of an arrangement of two or more persons. Two or more persons. चेस्टर बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवस्था में बंधे होते हैं, जैसे परिवार एक व्यवस्था है तो वो एक परिवार का संगठन है, महाविद्यालय एक व्यवस्था है, महाविद्यालय का संगठन है, विश्वविद्यालय का विशाल संरचना है, वो एक संगठन है, पुलिस विभाग दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक व्यवस्था है, उसमें अनेक थाने हैं, अनेक सर्किल्स हैं, अनेक क्षेत्राधिकारी हैं, तो ये बनकर के एक जिले की पुलिस संरचना बनती है। तो जहां उन्होंने थोड़ी सी सीधे रूप में कहा कि इसी संगठन में कम से कम न्यूनतम दो व्यक्ति हों और दो से अधिक व्यक्तियों का जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ढांचा बनेगा, जो संरचना बनेगी, उसे हम संगठन कहेंगे। आशा है आज की क्लास आप सबके लिए लाभकारी रही होगी। अब हम संगठन की परिभाषाओं के, अब एक परिभाषा उर्वी की बचती है, उसके बाद संगठन के प्रकार पर हम आ जाएंगे। आशा है आप सबको आज की क्लास लाभकारी रही होगी, समझ में आया होगा। आप सबकी दुआओं ने मुझे कुछ ऊर्जा दी है, उत्साह दिया है। अभी भी मैं वायरल फीवर से ग्रस्त हूँ और फिर भी आज हम आप सबको पढ़ा सके। आप सब आज की कक्षा में रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।